बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाह महमूद और आज हम अमेज़ोन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टारगेट जो हमारी सोर्सिंग प्राइस है वो कैसे निकाल सकते हैं। कि जब भी हम सोर्सिंग करने जाते हैं तो उससे पहले एक टारगेट प्राइस होती है जो कि हमने अचीव करनी होती है। लाइक कि ये प्राइस अगर मुझे सप्लायर कोई दे देता है तो मेरा जो टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है वो मुझे अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक अपनी टारगेट प्राइस सेट कर लेनी होती है जब भी हम सोर्सिंग करने जा रहे होते हैं। उससे पहले वो कैसे निकाल सकते हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है जो सप्लायर हमें प्राइस दे रहा होता है या जो भी कोटेशन उसने दी होती है कि मैंने उसे कहा कि जी मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर जो 100 पीसीज या 1000 पीसीज या 10,000 पीसीज के ऊपर प्राइस दो, तो वो जो भी प्राइस आपको देता है उस प्रोडक्ट की उसके ऊपर आपने अगर प्रॉफिट चेक करना हो कि मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है जो सप्लायर ने मुझे प्राइस दी है, तो वो भी हम सीखेंगे कि कैसे हम सप्लायर की दी हुई प्राइस के ऊपर कैसे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो चेक कर सकते हैं। और फिर हम सीखेंगे कि किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आप जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैसे सेट करते हैं। जब भी कोई भी प्रोडक्ट हम सेल आउट करने जा रहे होते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, तो हम उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं उस मार्केट में, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाली जो प्रोडक्ट हमने शॉर्टलिस्ट की है इस मार्केट प्लेस के अंदर हमने कितने की बेचनी है। ठीक है, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो वो कैसे सेट करते हैं वो भी आज हम सीखेंगे। और इसके साथ जो है हम कुछ इंटरनेशनल जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनको भी देखेंगे, जिनको हम इनको टर्म्स भी कहते हैं, और उनको भी सीखेंगे और समझेंगे कि उन टर्म्स का क्या मतलब है, ताकि जब भी आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी से बिज़नेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप उन टर्म्स का इस्तेमाल कर सकें, और अगर आपसे कोई वो टर्म्स यूज़ कर रहा है तो आपको पता हो उन टर्म्स का क्या मतलब है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये शीट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी शीट भी कहते हैं। इस शीट के अंदर डिफरेंट टर्म्स मेंशन की गई हैं, रेफरल फ़ी, एफबीए फ़ी, वैट, सेलिंग प्राइस। तो इस शीट को फिल आउट करने से पहले सबसे पहले हम इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं, इन टर्म्स का, और साथ जो मैंने आपको इंटरनेशनल जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो अभी मैंने आपको बताई, तो उन टर्म्स को सीख लेते हैं ताकि हम जिस शीट के साथ काम कर रहे हैं उस शीट में जो भी टर्म्स यूज़ की जा रही हैं उसका बैक एंड पे हमें कॉन्सेप्ट भी पता हो। मैंने आपकी आसानी के लिए उन टर्म्स को लिखा भी हुआ है। मैं उस नोटपैड शीट को ओपन कर लेता हूँ और वन बाय वन हम इस शीट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर क्या होता है, जो भी हमारी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके देता है उसको हम मैन्युफैक्चरर कह देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सोर्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि सोर्सिंग के अंदर क्या क्या पार्ट आएंगे ताकि आपको ये टर्म्स समझने में भी आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम सोर्सिंग करने जा रहे होते हैं तो सोर्सिंग के अंदर जो टोटल स्टेप्स आते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की जब हम सप्लायर फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगी फैक्ट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है, क्योंकि हम 80 to 90% जो सोर्सिंग है चाइना से कर रहे होते हैं, तो मैंने चाइना में ऑर्डर दिया और 15 या 10 दिन के बाद मेरी प्रोडक्ट बन के तैयार होगी। लाइक मैंने 5000 पीसीस का ऑर्डर दिया और वो 5000 पीसीस जो है मेरे बन के रेडी हो गए। अब उससे अगला स्टेप क्या है, क्यों मैंने तो प्रोडक्ट यूएसए में लॉन्च करनी है, तो अब मैंने चाइना से यूएसए में प्रोडक्ट कैसे लेकर आनी है, उसे अगला स्टेप मेरा होगा फ्रेट फॉरवर्डर। मैंने फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करना है। अभी फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्डर वो पर्सन होता है जो आपकी गुड्स, जो आपकी प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में बनी होती है उधर से वो प्रोडक्ट को उठाता है, अपने वेयर हाउस में लेकर आता है, आपकी प्रोडक्ट का वेट करता है, उसकी डायमेंशन लेता है और उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता है कि मैं आपकी जो प्रोडक्ट है चाइना से इस पॉइंट से लेके जहाँ जो भी आपने एड्रेस बताया होगा, आपने अगर अपना वेयर हाउस एड्रेस दिया होगा यूएसए में वहाँ तक का, या अगर आप डायरेक्ट अमेज़ोन के अंदर उसको शिप करवा रहे होंगे तो वहाँ तक का आपको आपकी प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशन के अगेंस्ट आपको
वो पैसे बता देता है कि जी मैं आपसे पर यूनिट जो है मैं इतने चार्ज करूँगा और आपकी जो प्रोडक्ट है आपने जो यूएसए में मुझे एड्रेस बताया है वहाँ तक मैं आपकी प्रोडक्ट पहुँचा दूँगा। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर का काम हो गया। मैन्युफैक्चरर क्या कि जो आपकी प्रोडक्ट को बनाता है, फ्रेट फॉरवर्डर क्या कि जो आपकी प्रोडक्ट को आपकी फैक्ट्री से उठा के आपके जो डेस्टिनेशन है उधर तक पहुंचाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी होगी, फ्रेट फॉरवर्डर ने आपने जो उसको फैक्ट्री का एड्रेस दिया चाइना के अंदर कि इधर मेरी प्रोडक्ट बन गई है उधर से उठा लो, तो उधर से जाके उसने प्रोडक्ट उठा ली, अपने वेयर हाउस के अंदर ले आया। अब अपने वेयर हाउस के अंदर आके उसने बताया जी मैं इतने पैसे आपसे लूँगा। फिर जब वो प्राइस दे देगा, चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, फिर वो क्या करेगा, जो भी उसके वेयर हाउस के नज़दीक चाइना पोर्ट लगता होगा उधर लेकर जाएगा। और फिर क्योंकि अब आपकी जो प्रोडक्ट्स है चाइना से निकल के दूसरी कंट्री में जा रही है तो आपको चाइना से भी क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी। फिर वो क्या करेगा, चाइना की पोर्ट से आपको वो क्लीयरेंस लेकर देगा। फिर उसके बाद जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है उनको वो लोड कर देगा उसके अंदर। फिर क्या होगा, फिर 30-35 दिन के बाद जब भी आपकी प्रोडक्ट यूएसए पोर्ट पे पहुंचेगी, अब यूएसए की पोर्ट पे आपकी प्रोडक्ट पहुंच गई तो उधर से भी आपकी क्लीयरेंस होगी, उधर भी आपको कस्टम क्लीयरेंस करवानी पड़ेगी। फिर उधर से क्लियर होने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो भी आपने डेस्टिनेशन बताई होगी अपने फ्रेट फॉरवर्डर को, लाइक अगर आपने अपना वेयर हाउस बताया तो उधर पहुंच जाएगी, और अगर आपने अमेज़ोन का बताया तो फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं इस सोर्सिंग में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरर का आपको पता चल गया कि जो आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, फ्रेट फॉरवर्डर जो सारी आपकी हेडेक लेता है, आपकी प्रोडक्ट को आपकी फैक्ट्री या पोर्ट से उठा के आपकी जो भी आपने डेस्टिनेशन बताई होती है उधर तक पहुंचाने तक की जितनी भी जिम्मेदारी है जो वो परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट जो इनको टर्म्स हैं वो यूज की जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस टर्म्स के अंदर कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। उनमें से जो एक टर्म है वो एक्स वर्क प्राइस, जिसको हम EXW प्राइस भी कहते हैं, ये वाली। ठीक है, EXW प्राइस का क्या मतलब है, एक्स वर्क प्राइस का क्या मतलब है, जिसे हम सिंपल ज़बान में कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट की कीमत मुझे बताओ कि ये अगर मैं आपसे 1000 पीस लूँ तो एक पीस का आप मुझे कितने पैसे दोगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है इस प्रोडक्ट की वो मुझे बताओ। जो सादा ज़बान में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं कि क्या है, फैक्ट्री प्राइस क्या है, और इंटरनेशनल टर्म्स में क्या कहते हैं उसको कि इस प्रोडक्ट की एक्स वर्क प्राइस बताओ। अब जब भी कोई आपको एक्स वर्क प्राइस कोट कर रहा है कि ये इस प्रोडक्ट की ये एक्स वर्क प्राइस है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बता रहा है, उस प्रोडक्ट की आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी वो बता रहा है। ठीक है, अच्छा ये अब FOB प्राइस क्या है। FOB प्राइस को हम फ्री ऑन बोर्ड प्राइस भी कहते हैं और इसको हम चाइनीज पोर्ट ऑफ शिपमेंट भी कहते हैं। आमतौर के ऊपर जो आपको फैक्ट्री में जब आप किसी सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी मैन्युफैक्चर कर दे, वो आपको दो प्राइसेस देते हैं आमतौर पे, एक एक्स वर्क प्राइस देते हैं और एक FOB प्राइस देते हैं। ठीक है, अगर तो वो आपको FOB प्राइस दे रहे हैं तो इसका मतलब उस FOB प्राइस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक तो आपकी एक्स वर्क प्राइस शामिल है कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, प्लस लोकल ट्रांसपोर्ट क्या है, और प्लस कॉस्ट टू क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। इन अदर वर्ड्स, जब आपको सप्लायर FOB प्राइस दे रहा होता है तो वो बेसिकली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से लेकर जो भी उसका करीबी उसको पोर्ट पड़ता है चाइना का, उधर तक पहुंचाने तक जितनी भी हेडेक आ रही होती है वो फिर आपका सप्लायर लेता है, और जितनी भी कॉस्टिंग आ रही होती है तो वो फिर सप्लायर आपका पे करता है, जिसके अंदर मैंने लिखा भी है कि एक्स वर्क प्राइस कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, फिर लोकल ट्रांसपोर्ट, जाहिर बात है पोर्ट पे लेकर जानी है प्रोडक्ट करीबी तो उधर लोकल ट्रांसपोर्ट भी उसकी लगेगी, उसके ऊपर भी कॉस्टिंग आएगी, और फिर कॉस्ट टू क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, उस पोर्ट से क्लियरेंस कराने में जो भी खर्चा आ रहा है वो भी FOB प्राइस में शामिल होता है। क्लियरेंस करवाने के बाद पोर्ट से फिर जो सप्लायर है फिर वो क्या करेगा,
वो आपके फ्रेट फॉरवर्डर के प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देगा, फिर आगे फ्रेट फॉरवर्डर की हेडेक होगी आपकी प्रोडक्ट आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक जो भी चीज़ें आ रही होगी वो फिर उस चीज़ों को आपका फ्रेट फॉरवर्डर हैंडल कर लेगा। अगर आपका सप्लायर आपको FOB प्राइस दे रहा है, अगर आपका सप्लायर आपको एक्सवर्क प्राइस दे रहा है, फिर फ्रेट फॉरवर्डर का ये काम होगा कि वो आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो फैक्ट्री से उठाए और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। एक्सवर्क में आपकी फैक्ट्री से फ्रेट फॉरवर्डर उठाएगा और FOB में पोर्ट से उठाएगा, ठीक है। और फिर पोर्ट से आगे वो जितने चार्जेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस कोड करेगा। और आमतौर पे हम अपने सप्लायर के साथ एक्सवर्क प्राइस से जा रहे होते हैं और फ्रेट फॉरवर्डर को कहते हैं कि आप फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठाओ और मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें FOB प्राइस अच्छी मिल रही होती है, फ्रेट फॉरवर्डर की निस्बत से हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा होता है, तो फिर हम FOB प्राइस के साथ भी जा सकते हैं। ये हमारे पास दोनों ऑप्शन होती हैं, ठीक है। ये हमने डिसाइड करना होता है कि हम सप्लायर के साथ एक्सवर्क प्राइस के साथ जाएं या FOB प्राइस के साथ जाएं। अब नेक्स्ट टर्म है DDP प्राइस। ये भी बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ की जाती है, जिसे हम डेली ड्यूटी पेड कहते हैं या फिर डिलीवर ड्यूटी पेड भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये प्राइस DDP प्राइस का मतलब क्या है? DDP प्राइस के अंदर जो है जो टोटल सोर्सिंग का जो प्रोसेस है, जितना भी खर्चा आता है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट से लेके और आपकी जो शिपिंग चार्जेस हैं प्लस ये जो कस्टम की क्लियरेंस होते हैं, ड्यूटी चार्जेस होते हैं, ये सारे चार्जेस जो हैं मिला के जो एक प्राइस बनती है उसको हम DDP प्राइस कहते हैं। ये मैंने लिखा भी हुआ है। डेली ड्यूटी प्राइस में क्या शामिल है कि आपकी गुड्स की प्राइस, गुड्स मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस और इंक्लूडिंग आपके डिलीवरी चार्जेस प्लस आपके ड्यूटी चार्जेस, कस्टम एंड क्लियरेंस। अच्छा, अब चाइना के अंदर ना DDP प्राइस को दो तरीकों से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई DDP प्राइस दे रहा है ना, तो आपने उससे पूछ लेना है कि ये DDP फ्रेट आप मुझे प्राइस बता रहे हो या ये DDP टोटल मुझे बता रहे हो जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी शामिल है। आपने ये सप्लायर से इंश्योर करना है, क्योंकि हमें 2-3 दफ़ा इस तरह का इशू आया है। वो DDP प्राइस बता देता है, हम उस प्राइस के ऊपर चेक करते हैं, जी वाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। बाद में वो कहता है ये तो मैंने DDP फ्रेट कॉस्ट आपको बताई थी, इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल ही नहीं थी। तो ये आपने लाजमी उनसे मेक श्योर करना है, ठीक है। एक ये ऑप्शन है कि आपने सप्लायर से DDP प्राइस ले ली, लेकिन अगर आप अपने सप्लायर से DDP प्राइस भी ले लेते हैं फिर भी आपने फ्रेट फॉरवर्डर से लाजमी प्राइस लेनी है। आपको पता चल जाए कि जो आपका सप्लायर आपको प्राइस कोट कर रहा है वो कहीं बहुत ज़्यादा कोट तो नहीं कर रहा मार्केट में। जब आप 2-3 अपने तौर पे भी फ्रेट फॉरवर्डर से अपने प्रोडक्ट की फ्रेट कॉस्ट ले लोगे, फॉर एग्जांपल वो $2.5 पर किलोग्राम आपका फ्रेट फॉरवर्डर दे रहा है और इधर आपका जो सप्लायर है वो भी 2.4-2.5 दे रहा है जो एवरेज मार्केट में चल रहा है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप अपने सप्लायर के साथ ही जाएं। हाँ, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में $2.5 पर केजी के हिसाब से जो है वो फ्रेट चार्ज किया जा रहा है, लेकिन आपका सप्लायर 3.8 चार्ज कर रहा है, फिर आप जो है DDP प्राइस अपने सप्लायर के साथ नहीं जाएंगे। सप्लायर को कहेंगे भाई खाली तो मुझे एक्सवर्क प्राइस कोड कर, मैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ जा रहा हूँ, वो आपकी फैक्ट्री से मेरी प्रोडक्ट जो है वो पिक कर लेगा, ठीक है। जो आपको फ्रेट DDP प्राइस देगा उसमें आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। फिर वो आपको प्रॉफिट चेक करने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट को प्लस जो फ्रेट DDP प्राइस मिल रही है उसको शामिल करना पड़ेगा। हाँ, जो आपका मैन्युफैक्चरर जो आपको DDP प्राइस दे रहा है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी शामिल होगी और फ्रेट की DDP भी शामिल होगी। और जब भी आप बेशक एक्सवर्क प्राइस ले रहे हैं, FOB प्राइस ले रहे हैं या DDP प्राइस ले रहे हैं अपने सप्लायर के साथ, तो आप उससे पे करने से पहले आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस पे मेंशन करते हैं कि मैं सप्लायर के साथ एज अ DDP प्राइस पे जा रहा हूं और DDP प्राइस उसने मुझे ये कोट की है लाइक 2.5 और इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल है और प्लस फ्रेट चार्जेस भी शामिल है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो एग्रीमेंट है उसमें भी मेंशन करनी होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एक्सवर्क प्राइस, FOB प्राइस और DDP प्राइस, ये मैंने बाकी लिखा भी है। और DDP प्राइस मैंने आपको 2 तरीके की बताई, एक सप्लायर के साथ DDP प्राइस और जो फ्रेट फॉरवर्डर के जो DDP प्राइस है उसका क्या मतलब है, प्लस जो है उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है और उसके साथ एग्रीमेंट बना के फिर उसको पे करना है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, रेफरल फ़ी, जो कि इधर ये वाली फ़ी यूज़ होगी हमारी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन के अंदर रेफरल फी क्या होती है। मैं अगर आपको बहुत ही आसान वर्ड में बताऊं कि जब आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच गई और आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, लाइव होने के बाद आपने उधर अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज करने के जो अमेज़न आपसे चार्जेस लेता है उसको रेफरल फी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, अमेज़न चार्जेस एवरी टाइम यू सेल अ प्रोडक्ट ऑन देयर वेबसाइट के, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब भी कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं वो हर प्रोडक्ट के पीछे आपसे कुछ परसेंटेज जो है वो चार्ज करता है, उसको आप रेफरल फी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है एक FBA और एक टर्म होती है FBM। एक टर्म है FBA और सेकंड टर्म है FBM। तो इसका मतलब क्या है, FBA मीन्स कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और इसका मतलब क्या है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अब FBA मीन्स क्या है, आपने अगर अपनी प्रोडक्ट को FBA करवाया हुआ है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करवाया हुआ है, तो अब आपको किसी किस्म की कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो उधर अमेज़न का जो वर्कर है वो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को पिक करेगा और फिर उसको पैक करेगा और फिर जो जिस से ऑर्डर आया हुआ है उसको जाके शिप कर लेगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई रिटर्न भी आ रही है किसी कस्टमर की तरफ से तो उनको भी हैंडल करेगा। तो इट मीन्स कि FBA में क्या है, जब आप FBA कर रहे हो तो आप बेसिकली अमेज़न की सर्विसेज ले रहे हो कि आप मेरी प्रोडक्ट को पिक पैक शिप और जो रिटर्न आ रही है उसको भी हैंडल करो, ठीक है। और ये सेलर के बिहाफ के ऊपर जो अमेज़न आपको सर्विसेज दे रहा है इन चीज़ों की, उसको हम FBA मॉडल कहते हैं। और FBM का क्या मतलब है, FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, जब मैंने चाइना से प्रोडक्ट सोर्स की तो अब मैंने अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं पहुंचाई। अब मुझे पता है कि मैं अगर USA में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरा उधर अपना वेयर हाउस मौजूद है या मेरा अपना उधर घर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट है उसको मैं अपने वेयर हाउस में या अपने घर में ले आऊँगा। तो जिस तरह मुझे ऑर्डर आएगा, तो ये ऑर्डर आया फॉर एग्जाम्पल, तो FBM के केस के अंदर जो पिक पैक शिप है वो मुझे खुद करनी पड़ेगी। मीन्स कि ऑर्डर आया, जहाँ पड़ा हुआ उधर से पिक करूंगा, पैक करूंगा, शिप करूंगा, रिटर्न आ रही है वो भी मैं खुद हैंडल करूंगा, ठीक है। तो फिर सारी पिक पैक शिप की जो सारी हेडेक है वो मुझे लेनी पड़ेंगी। FBA में क्या है, अमेज़न लेगा और अमेज़न इसके बदले में वो आपसे पैसे चार्ज करता है। और FBM में क्या है, अगर आप ये खुद कर रहे हो तो फिर ये वाली जो FBA के चार्जेस हैं वो आपको नहीं देने पड़ते। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम अमेज़न FBA मॉडल प्रेफर करते हैं, ताकि आप जो है प्रोडक्ट की रैंकिंग के अंदर, उसकी इम्प्रूवमेंट के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर आप ज़्यादा फोकस करें, पिक पैक शिप के अंदर आप फोकस ना कर ले। इसलिए हम जो है अमेज़न FBA में जा रहे होते हैं, इस मॉडल में जा रहे होते हैं कि भाई थोड़े से पैसे हम दे दें उसको, लेकिन ये वाली हेडेक हमारे से निकल जाए। और वैट एक ये टर्म यूज़ की जाएगी। तो वैट क्या है, बेसिकली इसको वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं और कुछ कंट्री के अंदर इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हर कंट्री का अपना रूल होता है, वो आपको हर प्रोडक्ट जो सेल आप करते हैं उसके पीछे कुछ परसेंटेज जो है वो वैट चार्ज करता है, टैक्स चार्ज करता है। जैसे USA के अंदर आपसे वैट लिया ही नहीं जाता, UK के अंदर आपसे लिया जाता है, जर्मनी के अंदर आपसे लिया जाता है, और हर कंट्री की अपनी परसेंटेज है। तो इसीलिए जब भी हम किसी मार्केट प्लेस के अंदर प्रोडक्ट को सेल आउट करने जा रहे होते हैं तो हम एक उसका वैट भी कंसीडर कर लेते हैं। जाहिर बात है वो वैट हमें पड़ना है, तो वो भी वैट भी हम शामिल करके चेक करते हैं कि हमें बैकएंड पे जो सोर्सिंग प्राइस मिली है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। इन सारी टर्म्स का समझाने का मतलब ये था कि जब भी आप किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल टर्म्स में बात कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, इन टर्म्स का आपको पता हो ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर भी ये टर्म यूज़ करें, ताकि अगले बंदे को पता हो कि मैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ। और जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इन टर्म्स का बैकएंड के ऊपर मतलब क्या है वो भी आपको पता हो। अब जो है हम उस चीट की तरफ बढ़ते हैं।
ताकि हम ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमने टारगेट सोर्सिंग प्राइस कैसे निकालनी है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट की कैसे चेक करनी है, जो हमें मैन्युफैक्चरर ने या जो सप्लायर ने हमें जो प्राइस दी है उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे मैंने चेक करना है, उसके बाद जो है मैंने सेलिंग प्राइस कैसे सेट करनी है। तो ये चीज़ें हम अब जो शीट जो हमने इनिशियल देखी थी स्टार्ट में वो उसके ऊपर बढ़ते हैं, ये वाली शीट। तो अब 1 बाय 1 प्रैक्टिकली हम चीज़ों को करके देखते हैं ताकि आपके सामने किसी भी कंट्री की किसी भी किस्म की सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए डिसाइड कर सकें जो मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी और जो सप्लायर ने आपको प्राइस कोट किया उस पर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी क्या बन रही है। तो सबसे पहले जो है हम चेक कर लेते हैं, जो पहली जो टर्म है सेलिंग प्राइस के, हमने कितनी प्राइस में जो मैंने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की हुई है उसको मैंने किस प्राइस के अंदर बेचना है, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए, वो कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट वाले लेक्चर्स से ही हम एक प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं। आज वाले लेक्चर में भी उस प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली इस शीट को बना सकें और फिर आपके सामने किसी भी किस्म का कोई केस आए या किसी भी मार्केट प्लेस का कोई केस आए तो आप उस केस को ईजिली हैंडल कर सके और उसका ईजिली जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है या सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, ये चीज़ों को कैसे फिल आउट करना है तो वो इजीली फिल आउट कर सकें। ठीक है, बहुत ही आसान लेक्चर है। तो सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस कैसे सेट करनी है। तो यूएसए में मैं प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं यूएसए का अमेजोन होम पेज ओपन करूँगा, amazon.com। ठीक है, amazon.com मैंने ओपन कर लिया और ये यूएसए का मेरे पास ओपन हो गया। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि डिलीवर टू जो है वो सही एड्रेस लगा हुआ है कि यूएसए में आप कर रहे हो तो यूएसए का ही किसी स्टेट का आपका पोस्टल कोड इधर लगा होना चाहिए। जैसे कि न्यूयॉर्क का 10001 है तो मैंने इधर लगाया हुआ है। तो अब मेरे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो यूएसए के अकॉर्डिंग आएंगे। अब स्टार्ट वाले लेक्चर से ही हम जिस प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट का या मैं कीवर्ड टाइप करता हूँ मेजरिंग टेप। ठीक है, मेजरिंग टेप, ये देखें जी मेजरिंग टेप मेरे पास कीवर्ड आ गया। इसको मैंने किया तो मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। अब मैं कीवर्ड टाइप करने के बाद मैं सिंपली हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन कर लूँगा। हीलियम 10 में एक्सरे मैंने रन करना है तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करूँगा। हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहली ऑप्शन एक्सरे की आ रही है, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद मेरे पास इस पूरे पेज के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हीलियम 10 के एक्सरे के। रिजल्ट्स आने के बाद मैंने क्या करना है, ये एसपी मेरे पास आ रहे हैं, इट मीन ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। ये मैंने स्टार्ट में भी आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है। ये बेसिकली पीपीसी चला रहे हैं। आपने अमेजोन में पीपीसी का वर्ड बहुत यूज़ किया होगा, पे पर क्लिक, तो ये बेसिकली पीपीसी चला के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपल इनको करने से पहले हम क्या करेंगे, हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, और अप्लाई फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे थे वो ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास सारी ऑर्गेनिक पोजीशन जो अपने मेहनत से अपने बुलबूते से सेल वेलोसिटी अच्छी लेके अपनी रैंकिंग मेंटेन करके ऊपर आए हुए हैं, तो वो मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो अब हर प्रोडक्ट की मेरे पास, अब मैंने प्राइस सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। तो अब ये देखें मेरे पास प्रोडक्ट्स की प्राइस आ रही है 9.99, 4.49, 10.85। ये आप देखें कि मुख्तलिफ प्राइसेस आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चले कि ये तो प्राइजेस में ही इतना डिफरेंस आ रहा है कि मैंने किस प्राइस के अंदर जाना है। मेरा फॉर एग्जांपल ये कंपेटिटर जो है 9.99 में बेच रहा है, एक कंपेटिटर 4.49 में बेच रहा है, एक 12 में बेच रहा है, एक 13 में बेच रहा है, तो मैंने किस सेलिंग प्राइस में आना है। अब मेरे लिए क्वेश्चन तो बन गया ना, ये तो प्राइस में क्यों डिफरेंस आ रहा है। चलें जी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आके इसके एरो लेकर आया, इसका जो मुझे प्रोडक्ट की तस्वीर नज़र आई थोड़ी सी जूम होके, तो उसमें मैंने देखा अच्छा इसमें मेजरिंग टेप है और रोलर भी इसको लगा हुआ है और इसमें ये मुझे बता रहा है, नीचे लिखा भी हुआ है इसकी जो लेंथ है मेजरिंग टेप की 25 फुट है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ से जो चीज़ें पता चली, एक ये 25 फुट में दे रहा है ये मेजरिंग टेप,
ऊपर से इसको ये जो रोलर जो लगा हुआ है वो भी लगा हुआ है, ठीक है, और साथ ही सेल्फ लॉक की भी कोई ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब मैं नीचे आता, अच्छा मुझे पिक्चर देख के ही अंदाज़ा हो गया कि इसमें तो वो जो रोलर वाला कॉन्सेप्ट था, जो पहला जो कॉम्पिटिटर हमारा यूज़ कर रहा है वो रोलर कर रहा है, ये तो सिंपल, ये जो सेकंड वाला तो सिंपल आपको मेजरिंग टेप दे रहा है। तो पहले वाली को और इस वाली की प्राइस तो कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि वो तो ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसकी डिमेंशन भी चेक कर लेते हैं कि क्या दे रहा है। ये जी एंड पे लिखा हुआ है, ये आपको डिमेंशन भी 60 इंच दे रहा है, मीन्स इसको फुट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 फुट बनेगा, ठीक है, ये 5 फुट दे रहा है। साथ में वो जो रोलर जो लगा हुआ था वो भी नहीं, सिंपल ये है, और ये क्या कर रहा है, साथ रोलर भी है आपका, सेल्फ लॉक भी, और 25 फुट दे रहा है। तो इन दोनों की प्राइजेस तो कभी भी सेम नहीं हो सकती है, तो दोनों मेजरिंग टेप है, लेकिन पहले वाला ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो दे रहा है, तो वो थोड़ा सा महंगा भी होगा। तो ये देखिए 9.99 और ये क्या है, ये 4.49। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि प्राइस डिफरेंस जो है क्यों आता है, कि कोई एक प्रोडक्ट को पैक ऑफ 2 में बेच रहा है, कोई सिंपल में बेच रहा है, कोई किसी की डिमेंशन ज़्यादा है, कोई कम डिमेंशन। इन चीज़ों की वजह से हमें पता चल गया, हमने 2-3 कंपेटिटर्स को देखा कि प्राइस का डिफरेंस इस वजह से आ रहा है। अच्छा प्राइस का डिफरेंस तो आ रहा है, तो अब हमने किस प्रोडक्ट में जाना है, अब हमारा मेन कंपेटिटर कौन सा होगा, तो ताकि हमने किस प्रोडक्ट में जाना है, हमारा मेन कंपेटिटर कौन सा होगा, हम कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, हम ये वाला करेंगे रोलर वाला, या ये सिंपल वाला सेलेक्ट करेंगे, या हम सिंगल पैक में बेचेंगे जिस तरह ये बेच रहे हैं सारे, या ये वाला जो कंपेटिटर है 2 बेच रहा है, एक सिंपल भी बेच रहा है और वो बेच रहा है, या हम ये बेचेंगे, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमने क्या सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। पहला हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो क्यों आ रही हैं। दूसरा, अब हमारा जो सवाल है वो क्लियर होना चाहिए कि हमने किस पैक साइज में जाना है, हमने किस डायमेंशन में जाना है, हमने किस कलर में जाना है, हमने किस साइज में जाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। तो ये वाली जो सारी जो चीज़ें हैं हम एक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसमें हम बिल्कुल कि डिज़ाइन सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि किस पैक साइज में जाना है, मेरी प्रोडक्ट के फीचर कैसे होंगे, तो वो सारा जो है उस एनालिसिस से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि वो वाला जो एनालिसिस है वो मैंने पहले ही परफॉर्म कर लिया, उस एनालिसिस से जो मेरे रिजल्ट्स निकले तो मुझे पता चला कि सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट मैं लेट्स अज्यूम करता हूँ कि जी ये वाली जो है ना, ये मैं इस वाले डिज़ाइन में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ ये जो गोल वाला है मैं इस डिज़ाइन में जा रहा हूँ, और मैंने भी इसी जैसी अपनी प्रोडक्ट बनानी है, और मैं जो मेरा जो मेन जो कंपेटिटर होगा वो भी ये होगा। तो अब ये मुझे पता चल गया, अच्छा ये मेरा कंपेटिटर है, अब मैंने देखना है कि ये कितने की बेच रहा है, भाई ये 19.36 की बेच रहा है, ठीक है, मुझे पता चल गया मेरे कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस ये है, तो मैं इधर आके ये 19.36, क्योंकि मैंने भी ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, तो मैं भी इस मार्केट में ये इतने की बिक रही है तो मैं भी यही सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेता हूँ। मैं इधर आया 19.36 डॉलर मैंने इधर मेंशन कर दिया। तो ये वाली जो मिस्टेक है जो कि अक्सर न्यू बीज आकर करते हैं, तो ये वाली मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है, आपकी पूरी लॉन्च जो है वो बर्बाद हो सकती है। मैं वापस आता हूँ उस शीट के ऊपर। बेशक आप इस प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता भी चल गया कि इस टाइम जो है आपका कंपेटिटर 19.36 डॉलर में बेच रहा है, लेकिन आपने कभी भी उसकी प्रेजेंट प्राइस को कंसीडर नहीं करना, उसको कंसीडर करते हुए सेलिंग प्राइस नहीं करनी। आपने हमेशा चेक करना है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री में वो जब से वो आया हुआ है कैसे अपनी प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है, उसकी लोएस्ट प्राइस क्या रही है, उसकी हाईएस्ट प्राइस क्या रही है, और अब उसकी प्राइस क्या है। अब का तो आपको पता चल गया, अब आपने उसकी हिस्ट्री भी चेक करनी है। तो मैं इस अपने कंपेटिटर को खोल लेता हूँ, इधर मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, उसकी मैंने लिस्टिंग ओपन कर ली। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और ये मेरे पास कीपा का ग्राफ आ गया। अगर आप हीलियम 10 यूज़ कर रहे हैं तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन इधर आपने लगाई हुई है, तो इधर इसी तरह सेम जो है आपके पास हीलियम 10 का भी ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों में से आप ये जो चेक कर सकते हैं अपनी कंपेटिटर की जो प्राइस हिस्ट्री है, हीलियम 10 से भी कर सकते हैं और कीपा से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कीपा की कर लिया, तो आप भी ये कीपा की जो एक्सटेंशन है उधर से जाके
ऐड कर लें, जिस तरह हमने हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड की थी, सिंपल उस तरह जाके आप ऐड कर लें। और इसके जो फ्री वर्जन में आपको वो प्राइस जो है वो बता देगा, तो आप प्राइस की जो हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं। मैं इसको ऑल टाइम करके चेक कर लेता हूँ। ऑल टाइम पे मैंने देखा कि भाई अभी इसकी प्राइस क्या है, 19.36, 9 पे फिर इधर आया, फिर 74 इसने इधर की, फिर ये डेट भी साथ नीचे आपको बता रहा है, देखो मंडे अगस्त 5, ठीक है। और ये ईयर ये 2019 और डेट ऊपर आपको अगर एरो लिख कर जाए तो बता रहा है, तो ये किस डेट को चेंज हो रही है, किस ईयर में हो रही है, तो वो भी साथ बता रहा है। फिर इधर से इसने ड्रॉप कर दी 24.95, मतलब काफ़ी फ्लक्चुएशन रही। अब मैंने इधर देखना है कि किस प्राइस के ऊपर पिछले 1-2-3 साल के अंदर ये किस प्राइस की, लोएस्ट प्राइस के ऊपर ज़्यादा देर तक अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता रहा है। तो मैक्सिमम का मुझे पता चल गया, ये 24, ये 19, 16 पे भी रहा है ये, ठीक है। फिर 20, 23, 20, 19, 18.5, 19.85 ये, ठीक है। ये 18 पे भी थोड़ी देर आया, लेकिन वो थोड़ी देर आया। फिर इसने दोबारा उधर 25 और मेंटेन, ज़्यादा जो ये प्राइस के ऊपर रहा है, जो लोएस्ट प्राइस है 20.95 और फिर 19, फिर 19, ठीक है, 19.95, 19.90। तो हमें इधर पास हिस्ट्री से पता चल गया कि ये जो अभी ये जो इसकी सेलिंग प्राइस है तकरीबन यही लोएस्ट कंसीडर की जा सकती है। हाँ, ये 16 पे आया है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आया है। तो जिस लोएस्ट प्राइस के ऊपर ये ज़्यादा देर तक रहा होगा, हमने वो वाली प्राइस कंसीडर करनी है। कभी भी ये मिस्टेक ना कीजिएगा। अक्सर जिस तरह ये देखें, कभी ये ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है। कुछ सेलर होते हैं, अभी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस अगर फॉर एग्जांपल उसकी 22 है और पास हिस्ट्री पे मैंने जाके देखा वो ज़्यादा तो $19 पे बेच रहा है या $18 पे बेच रहा है, और मैंने क्या किया कि उसकी जो प्रेजेंट प्राइस देखी 22 और उसके ऊपर जो 35 या 40% प्रॉफिट मार्जिन ले आया, तो मैं बड़ा खुश हो गया। भाई 22 सेलिंग प्राइस के ऊपर मैं 40% प्रॉफिट मार्जिन ले आया हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। और जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया मुझे पता चला मेरे कंपेटिटर ने तो $19 में बेचना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी ही नहीं हुई थी, और मैं अब $19 करूँगा तो मेरा जो 30-35% का जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो तो ख़त्म हो के 5% पे आ जाएगा। तो मेरी लॉन्च जो थी सारी ही जो मैंने कैलकुलेशन की हुई थी वो सारी की सारी तबाह होगी। अब मेरा जो, क्योंकि मैंने उस पर PPC भी चलानी थी, एडवर्टाइजिंग भी करनी थी, तो मेरी जो सारी स्ट्रेटजी जो मैंने अपनानी थी वो ज़ाया होगी। तो ये वाली जो मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। आपने हमेशा जो कंपेटिटर सेलेक्ट किया हुआ है, बेशक उसकी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस क्या है, आपने जाके चेक करना है कि हिस्ट्री में उसको किस लोएस्ट प्राइस के ऊपर ज़्यादा देर तक रहा था। अगर इस लोएस्ट 16.96 के ऊपर ये कोई रहा होता, 2-3 माह रहा होता ना, तो मैंने ये वाली प्राइस कंसीडर करनी थी। अभी वो कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए रहा है, तो किसी रीज़न की वजह से रहा होगा, तो इस वजह से जो है मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा। मैं अभी यही जो 19 इशारिया जो इधर प्रेजेंट है उसकी वही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो ज़्यादा देर तक जिस पे लॉस पे रहा है वो 19.36 पे रहा है। तो ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी जो प्रोडक्ट है फेल होने से बच जाएगी। ये छोटी छोटी मिस्टेक आपकी प्रोडक्ट को आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। तो 19.36 वो उसकी जो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है वही लोएस्ट प्राइस है, मैंने इसलिए वही रख दी। अब ये रेफरल फीस कैसे मैंने निकालनी है, ठीक है। अब रेफरल फी मैं क्या करूँगा, इधर सिंपल आऊँगा। अब ये US से है ना, तो इधर लिखूँगा मैं अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर USA, ठीक है। मैंने अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर USA, अगर UK के लिए चाहिए तो आप UK लिख दें, ठीक है। जिस मार्केट प्लेस के लिए चाहिए पहले आपने अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर आगे उस मार्केट प्लेस को लिख देना है। अब जैसे USA का मुझे चाहिए मैंने USA का लिख दिया। मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आ रहा है FBA प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। तो इधर आप कंटिन्यू एज गेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या काम करना है, ये वाली आपकी प्रोडक्ट थी, इस प्रोडक्ट का जो एसन है वो आपको मैंने बताया हुआ, एसन का क्या मतलब है, इस प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर, वो आपने इधर से भी आप देख सकते हैं, नीचे से भी जाके प्रोडक्ट डिटेल जो लिखी होती है उधर से भी आपको एसन पता चल जाता है। यहाँ से भी आपको पता चल गया, यहाँ से भी, जहाँ से आपको दिल करता है उधर से एसन कॉपी करें
तो इधर आके आपने प्रोडक्ट का जो एसन है वो पेस्ट कर देना है और फिर सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, इधर से आपको उसका एसन, पैकेज की डायमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है, ये सब कुछ पता चल गया। अब आपने क्या करना है, आप FBA कर रहे हैं, अमेजोन फुलफिलमेंट कर रहे हैं, जो आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है 19.36, वो आप इधर आके सिंपल लिख देंगे। ठीक है, और जस्ट नीचे जाके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ गई। उसने क्या किया, अमेज़ोन, इधर मैंने एसन बता दिया, अमेज़ोन ने उसकी डायमेंशन, वेट वगैरह देख लिया, और इधर से आपने उसकी सेलिंग प्राइसेस को बता दी, और सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट ये सेलिंग ऑन अमेज़ोन फीस, तो मैंने आपको, ये हमारी रेफरल फ़ी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि रेफरल फ़ी क्या है, कि उसका मतलब क्या है बैक एंड पे, कि अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप सेल करने की जो अमेज़ोन आपसे चार्ज लेता है उसको हम रेफरल फ़ी कहते हैं। तो उसको इन अदर वर्ड्स सेलिंग ऑन अमेज़ोन फीस भी कहते हैं। तो वो कितने चार्ज कर रहा है ये हमने ये वाले सेक्शन में देखना है, अमेज़ोन फुलफिलमेंट वाले, क्योंकि हम FBA कर रहे हैं 2.90। ठीक है, अब मैं सिंपल, मुझे चार्जेस पता चल गए इस प्रोडक्ट के, तो मैंने इधर रेफरल फ़ी आके लिख दी 2.90। अब नेक्स्ट जो है, मैंने FBA फीस चेक करनी है कि अमेज़ोन, मैं FBA कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझसे FBA की फीस कितनी चार्ज करेगा। तो इधर उसने बताया है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन फ़ी, FBA फीस जो है 5.40, इसको प्लस नीचे स्टोरेज कॉस्ट आ रही होगी पर यूनिट। ठीक है, ये 0.02 सेंट्स। ठीक है, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास जो FBA फीस है वो आपके पास आ जाएगी। खाली इसको नहीं आपने लेना फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन फ़ी, एक आपने इसको लेना है 5.40 प्लस करना है मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वो कितनी है, 0.0 सेंट। जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे होगे उसके लिए अलहदा वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो आपने क्या किया, 5.40 को प्लस 0.02 की करेंगे तो ये 5.42 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमेशा आपने FBA वैल्यूज़ में लिखना है 5.40 इसकी, और मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इसकी। अब ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट सेक्शन वैट का है। वैट वैल्यू एडिड टैक्स होता है, मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि USA में हमें वैट चार्ज नहीं किया जाता, तो इधर हम कोई भी वैल्यू नहीं लिखते। ठीक है, तो UK में किया जाता है, तो UK में इसकी हम वैल्यू लिखते हैं, तो वो भी हम एक एग्जांपल अभी देख लेंगे। ठीक, तो अब टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या होती है। टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट है कि रेफरल फ़ी प्लस FBA फ़ी, इनको आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट आ रहेगी। ये भी आपको अमेज़ोन को देनी पड़ती है, ये FBA फीस भी अमेज़ोन को देनी पड़ती है। तो टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों को प्लस किया, जो अमेज़ोन को हम पैसे दे रहे हैं $8.32 दे रहे हैं अमेज़ोन को। अब ये लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है। लैंडिंग कॉस्ट को मैंने आपको स्टार्ट में बताया, DDP प्राइस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपके जो भी आप जो एड्रेस बताया वहाँ तक प्रोडक्ट लैंड करने तक जितने भी आपको चार्जेस या जो भी आपको प्राइस पड़ रही है, तो वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट होती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर। इन अदर वर्ड्स उसको मैं DDP प्राइस भी कह सकता हूँ, क्योंकि DDP प्राइस अगर आप सप्लायर से ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग चार्जेस, सारे टैक्सेस वगैरह सारे शामिल करके आपने जो एड्रेस बताया होता है उधर तक के चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट भी होती है। जो लैंडिंग कॉस्ट है उसको 3 हिस्सों में ये कर लिया डिवाइड, जो आपको बताया प्रोडक्ट कॉस्ट या एक्सपेक्ट प्राइस कह लो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, फिर फ्रेट कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, तीसरा बैंक चार्ज। तो बैंक चार्जेस भी आपने हमेशा जो है ये लोग कुछ नहीं डालते, जाहिर बात है जब आप इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन कर रहे होते हैं, बेशक आप अलीबाबा के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको कुछ परसेंटेज आपकी जो है ट्रांसैक्शन अमाउंट करती है। ठीक है, जैसे अलीबाबा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप सप्लायर को ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए अलीबाबा के थ्रू आप अगर पेमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट की और फ्रेट कॉस्ट की, तो अराउंड
3% जितनी आप पेमेंट कर रहे होते हैं ना, उसका अगर 3% हम लें तो वो एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन फ़ी, बैंक चार्जेस हमें इन्हें कह देते हैं। लाइक $1 आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है और $1 आपकी फ्रेट कॉस्ट है $2, तो इन $2 का मैं 3% निकालूंगा और उसको जमा कर दूंगा आपकी जो ये $2 के अंदर, तो वो टोटल जो आपकी अमाउंट बनेगी वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। और उसी को हम लैंडिंग कॉस्ट भी कह रहे हैं, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट में क्या शामिल हो जाएगी, आपकी डीडीपी प्राइस, और जारी बात है डीडीपी प्राइस को आपने बैंक के थ्रू ही पे करना है ना, तो उसके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस भी आपको लगेगी, तो वो भी आपने ऐड करना नहीं भूलनी। तो ये आपकी टोटल लैंडिंग कॉस्ट होगी। इसको अब अभी हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो मुझे फैक्ट्री वाले ने दी, सप्लायर ने, वो $1.5 दी इस प्रोडक्ट की, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट अपने सप्लायर को बताया कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, 3 डायमेंशन वाली चाहिए, तो उसने मुझे लाइक 1.50 कोट कर दी। अब मैंने फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट किया, मैंने उससे लिए चार्जेस, तो 1.3 मुझे पड़ गए। तो अच्छा, अब बैंक चार्जेस भी कैसे निकालने हैं वो मैंने आपको बताया कि इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, प्लस ठीक है मल्टीप्लाई बाय 3%, ठीक है। इनकी जो 3% निकलेगी वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, $0.0। अब इन तीनों को आपने प्लस कर लेना, वो ऑलरेडी सम इज इक्वल टू डालना है, सम पहले इज इक्वल टू, फिर सम के ऊपर इधर क्लिक कर दें ताकि उनको सम कर दे, और इन तीनों को जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें और सम कर लें, या इंडिविजुअली प्लस लगा के कर लें। तो $2.88 अगर मुझे इतनी प्रोडक्ट मिले, फ्रेट कॉस्ट इतनी मिले, बैंक चार्जेस मुझे 3% इतने पड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट जो लैंडिंग कॉस्ट है $2.88 मुझे पड़ेगी। अब मैं इधर लैंडिंग कॉस्ट सिंपल लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू डाल के इसको लैंडिंग कॉस्ट को शामिल मैंने कर लिया। तो ये 2-3 इधर बता रहा है, तो इसको क्योंकि राउंड ऑफ किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लेंगे तो ये 2.88 ही है इधर से, ठीक है। तो अब ये मार्जिन्स मैंने निकाल लेने हैं यूएसए के लिए, वो मैं कैसे निकालूंगा, 19 में से जो बाकी मुझे पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं, जितने मेरे पास आ रहे हैं, माइनस जो मेरी जेब से निकल रहे हैं, जो देने पड़ रहे हैं एक प्रोडक्ट के पीछे, वो मैं माइनस करूँगा, मेरे पास मार्जिन आ जाएगा। माइनस क्या करना है, मैं सबको पहले प्लस कर लेता हूँ, फिर एक ही बारी सेलिंग प्राइस से माइनस कर लूँगा। ये पहले C4 मैंने सेलिंग प्राइस सेलेक्ट कर ली। अब ये रेफरल फ़ी, FBA फ़ी इसको प्लस किया हुआ है टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट में, तो या मैं इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लूँ या इसी को एक बार कर लूँ, तो दोनों ही आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों का प्लस होता है, सबमिशन होता है दोनों का। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्लस मैं करूँगा जी लैंडिंग कॉस्ट को, फिर मैं प्लस करूँगा ये वैट को। जारी बात है वैट अभी तो नहीं है ना, लेकिन वैट भी मुझे पढ़ना है, अगर मैं दूसरी मार्केट प्लेस में, अभी नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि ब्लैंक का तो इधर से वो वैल्यू नहीं माइनस होगी, लेकिन यूके के अंदर अदर हम होते हैं या कोई और मार्केट प्लेस के अंदर होते तो वैट भी इसमें से निकलना था। अब मैंने इन तीनों को प्लस कर लिया, ठीक है। अब ये प्लस करके इन 3 वैल्यूज़ को इसमें से जो आपकी सेलिंग प्राइस है C4, इसमें से माइनस करेगा और आपके पास मार्जिन आ जाएगा। ये $8.16 ये डॉलर में मार्जिन आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये आपको बच रहा है। अगर आपकी सेलिंग प्राइस ये हो, रेफरल फ़ी, FBA फीस आपने उधर से निकाल ली, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर से इन दोनों को प्लस किया, ये आ गई। लैंडिंग कॉस्ट ये हमने एज्यूम की कि अगर तो ये हमें मिलती है, ये एजम्पशन है कैलकुलेशन करने के लिए, आपने इधर वही डालनी है जो आपको एक्चुअल जो प्राइजेज हैं वो मिल रही हैं। फिर ये आपके उसके अकॉर्डिंग आपके मार्जिन आ गए। एक प्रोडक्ट बेचोगे अगर ये सारी चीज़ें पड़ती है तो $8.16 आपको बच रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो मार्जिन आपका निकला है डॉलर में उसको लिया, डिवाइड किससे करना है, अपनी सेलिंग प्राइस से, एंटर दबाया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, या सिंपल इधर परसेंटेज के साइन के ऊपर क्लिक कर दें, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको परसेंटेज में भी बता दिया कि आपका जो ये सेलिंग प्राइस है, तो इन चीज़ों के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर आपको 42% जो है प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, ठीक है। और डॉलर में कितना बच रहा है ये बन रहा है। तो अब आपको कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक दूसरा सप्लायर मिला, उसने आपको इधर जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी 2.5 दे दी, ठीक है।
2.5 दे दिया। अब आपने उस पर चेक करना है फ्रेट कोस्ट, क्योंकि आपका फ्रेट वाला जो है वो सेम ही था बंदा, बस प्रोडक्ट का सप्लायर आपने चेंज किया, आप उस पर चेक करना चाह रहे हैं। तो 2.5 के ऊपर आपने चेक किया, तो मैंने 2.5 के ऊपर चेक किया, फार्मूला लगाया तो देखा कि 37 प्रॉफिट मार्जिन। तो इट मीन्स, और अगर फ्रेट कोस्ट चेंज करनी है, फ्रेट कोस्ट भी जैसे कर लें जी, मैं कहता हूँ कि 1.3 नहीं थी, 1.6 थी, ये ले 35 हो गया। जो भी आपको प्रोडक्ट कॉस्ट मिली, जो फ्रेट कॉस्ट मिली है, जस्ट इधर पुट करें, उसके अकॉर्डिंग ये लैंडिंग कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट निकालें और इधर ये जो शीट में डालें और इस तरह जो कैलकुलेशन निकालें और सिंपल आपको मार्जिन्स पता चल जाएंगे कि जो आपको सप्लायर ने या आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने जो भी प्राइस दिया उस पर क्या मार्जिन आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट। एक आपने सेलिंग प्राइस कैसे सेट की, एक पहला हमारा ऑब्जेक्टिव वो क्लियर हो गया। दूसरा कि हमें जब भी कोई सप्लायर कोई भी प्राइस दे रहा है उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, वो कैसे निकालना है, वो सिंपल आपने ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, वो मैंने आपको बता दिया कैसे ये निकालनी है। सेम स्टेप्स होंगे, कोई भी मार्केट प्लेस है, सारे सेम स्टेप्स हैं। आपने कभी भी जो है आपका जो लोस्ट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपने कोशिश जो करनी है कि एट लीस्ट जो है 35% तो लें। और किसी भी सूरत में जो, क्योंकि आगे मार्केट प्लेस बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है पीपीसी के अंदर भी और चीज़ों के अंदर भी, तो कभी भी 30 से नीचे तो कोई भी अगर बच रहा है तो 30 से नीचे तो किसी भी प्रोडक्ट में ना जाएं। अगर नहीं प्रॉफिट मार्जिन मिलता प्रोडक्ट के अंदर उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दें, लेकिन 30% से नीचे आपने कभी नहीं जाना। ठीक है, तो ये आप या बात याद रखें। ठीक है, ये मैं सारे जो चार्जेस ये वाले जो निकालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब यूके में है तो वैट भी डालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि 30% आपका थ्रेश होल्ड है, इसे आपने नहीं जाना। तो अब आपका क्या है, अब ये आपको पता चल गया कि मेरा मिनिमम थ्रेश होल्ड किसी भी मार्केट प्लेस के लिए 30 है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि 35-40% आपका हो। ये मैंने मिनिमम थ्रेश होल्ड आपको बता दिया, इससे नीचे गए तो बस प्रोडक्ट ड्रॉप कर देनी है, आपने उसमें जाना ही नहीं है। कोशिश आपने यही करनी है कि आप इंप्रूव करें, इसकी वजह से ना करें। डिफरेंट वेज हम देखेंगे कि कैसे सोर्सिंग करते हैं और कैसे हम प्रॉफिट ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इन केस नहीं मिलता तो प्रोडक्ट आपने वो ड्रॉप कर देनी है। जो अगला जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमने टारगेट प्राइस कैसे डिसाइड करनी है। बेसिकली आपने निकालनी है कि आपकी टारगेट लैंडिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि 30% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो अब आप जो है रिवर्स कैलकुलेशन कर लें तो आपको टारगेट प्राइस मिल जाएगी। रिवर्स कैलकुलेशन से क्या मुराद है कि आपको पता चल गया मुझे अगर कोई सप्लायर 2.5 और ये दे 1.6, ये ऊपर नीचे हो सकती है, एंड गोल आपका टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। अभी आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट कॉस्ट अगर मेरी इतनी हो, फ्रेट कॉस्ट इतनी हो, बैंक चार्जेस 3% उसके ऊपर इतने पड़े, तो 4.22 के ऊपर मुझे 35% बच रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी नहीं, ये सूरत हाल नहीं है, मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट $4 की पड़ रही है और ये मैं कहता हूँ जी 1.8 का पड़ रहा है, तो ये मेरे पास सिचुएशन है। इसके ऊपर मैंने चेक किया 26%, तो ये तो बहुत ही है। मुझे पता चल गया कि सप्लायर ने ये प्राइस दी है, तो मुझे पता चल गया कि ये 26% आ रहा है, तो मैं तो 30% से नीचे जा ही नहीं सकता, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो ये सप्लायर मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं इसे निगोशिएशन करूँगा कि मुझे अच्छी प्राइस दे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरी टारगेट प्राइस होनी कितनी चाहिए मुझे पता तो चल जाए, तो मैं कहता हूँ जी जिस पे एटलीस्ट 30% तो वैल्यू हो, तो 4 है, मैं कहता हूँ 3.5 इधर लिखता हूँ, तब क्या प्रॉफिट मार्जिन बनता है, तो 3.5 लिखकर 29, अभी भी 1% कम है जो मिनिमम। अच्छा, मैं 3 करके देखता हूँ, हाँ अब 30%। अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो थ्रेश होल्ड वैल्यू है वो 5.25 है। अगर इतनी सेलिंग प्राइस हो, ये एबीएफसीज हो, तो मेरी जो मिनिमम थ्रेश होल्ड वैल्यू है जिससे नीचे नहीं मैं गिर सकता, मतलब नीचे नहीं जा सकता, 5.25 है। बेशक आप प्रोडक्ट कोस्ट से कम कराएं या फ्रेट कोस्ट वाले को क्या क्या काम करवाएं, तो आपकी एंड वैल्यू लैंडिंग कॉस्ट आपको 5.25 पड़ेगी, तो आपको 30% मार्जिन मिलेगा। ठीक है, ये आपको टारगेट प्राइस पता चल गई कि आपकी जो टारगेट प्राइस है वो 5.25 है। टारगेट प्राइस मींस कि आपकी मिनिमम जो वैल्यू है जिससे नीचे नहीं आप जा सकते, इससे ऊपर जितनी आपको अच्छी प्राइस मिलेगी उतना ही आपको अच्छा है। तो यहाँ से मुझे टारगेट प्राइस भी पता चल गई, तो हमारे जो आज के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लियर हो गए।
और जल्दी से फिर मैं जो है इसी चीज़ को अगर मैं यूके में करना चाहूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यूके में भी 19.36 थी, हालांकि ये डिफरेंस होगी प्राइस उधर, क्योंकि कंपटीशन आपका कंपेटिटर हर चीज़ डिफरेंस होगी। तो यूके में आपको इधर सेम वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। amazon.com था amazon.co.uk, मतलब यूके का पेज खोलना पड़ेगा। उधर कीवर्ड जो मेन होगा वो टाइप आप करेंगे, फिर हीलियम की 10 की एक्सटेंशन रन करेंगे, उधर से अपना जो भी आपने कंपेटिटर सेलेक्ट किया होगा उसका प्राइस देखेंगे और फिर उसका इधर से आके ग्राफ देखेंगे। स्टेप्स वही हैं जो भी मार्केट प्लेस में आप चले जाएं, स्टेप्स वही हैं। बस आपने जो है जो हर मार्केट प्लेस के लिए ये वाला जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं, क्योंकि हर मार्केट प्लेस में जो प्राइसेस हैं वो अपनी ही चल रही होती हैं और ये FBA फीसिस भी हर मार्केट प्लेस की अलग चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये मैं अज्यूम करता हूँ ये सेम ही। अब ये वैट, ठीक है, वैट का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। यूके के अंदर अगर तो आपने यूके में कंपनी फॉर्मेशन की हुई है, LTD बनाई हुई है, तो आपको जो है एक थ्रेश होल्ड वैल्यू मिलती है कि अगर 85,000 पाउंड तक आपकी ईयरली सेल अभी नहीं हो रही, जितनी भी आपकी ईयरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कंबाइन जो ईयरली जो सेल है 85,000 से नीचे नीचे है, तो आपको वैट एग्जेम्पशन मिल जाती है, आपको वैट नहीं देना पड़ता। ठीक है, वैसे आपका वैट कट रहा होता है। अगर आप कैलकुलेशन करें, आपका जो 20% है अमेजोन वैट काट रहा होता है, आपकी रेफरल फी, ये टोटल फुलफिलमेंट कोस्ट का 20% काट रहा होता है। लेकिन आप क्या करते हो, अमेजोन की हेल्पलाइन से कांटेक्ट करते हो, केस ओपन करते हो कि जी हम मेरी जो सालाना जो सेल है, जो रेवेन्यू है वो 85,000 पाउंड से कम है, तो मुझे आप वैट एग्जेम्पशन दे। तो वो अमेजोन जो अब आपके पैसे काट रहा था वो आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी जो है फॉर एग्जांपल USA में बनी है या किसी और कंट्री में बनी है, तो आप उसकी बुनियाद के ऊपर उधर अमेजोन यूके में सेल कर रहे हो, तो आपको डे 1 से 20% जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो यूके में ही कंपनी बनाएं, ताकि आपको वैट एग्जेम्पशन जो एक वैल्यू है, थ्रेशोल्ड है, शुरू में वो मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री डेवलप हो जाती है, आपको रिव्यूज़ आ जाते हैं, आप कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना स्टार्ट कर देते हैं, तो और आपकी फिर जो सेल है ज़ाहिर बात है वो भी फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। फिर आपका जो ईयरली जो रेवेन्यू है वो 85,000 पाउंड से इंक्रीज़ कर जाता है। फिर आपको वैट जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर आपको वैट देना पड़ता है, क्योंकि आप जो थ्रेशोल्ड से ऊपर चले गए। जब 85,000 पाउंड से जब आप ऊपर चले जाते हैं ना, फिर आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, आ सकती है एक 7.5% वाले में, एक 20% वाले। 7.5% वाले में करवाएंगे जो जिस भी आप सेलिंग प्राइस में आप बेचते होंगे, तो फिर आपको उस सेलिंग प्राइस का 7.5% निकालें, तो जो वो वैल्यू बनेगी तो उतनी अमाउंट जो है आपको देनी पड़ेगी। अगर आप 20% रजिस्टर कर रहे हैं, $19.36 है, तो आपको इसकी 20% जो निकालेंगे, इसकी परसेंटेज 20 निकालेंगे, उतनी जो वैल्यू है वो फिर देनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है? 7.5% में क्या है कि 7.5% में आप क्लेम नहीं कर सकते, जो भी आपको टैक्सेस पड़ रहे होते हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर जितना भी जो 7.5 जो सेलिंग प्राइस का है वो आपको देना ही पड़ेगा। 20% में अगर अपने आप को आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसमें ये है कि आपको सेलिंग प्राइस का तो 20% देना पड़ रहा है, प्लस आप उधर अपने टैक्स के ऊपर क्लेम कर सकते हो कि ये वाला जो इतना जो टैक्स है प्रोडक्ट की मैंने इधर परचेजिंग की, तो इतना मैंने टैक्स ऑलरेडी दे दिया, इतना टैक्स मैंने इस चीज़ में दे दिया, तो वो फिर आप टैक्स क्लेम कर सकते हो। आपका अकाउंटेंट क्लेम कर सकता है। $1,000 आपको पड़ रहा है, तो आप उसको बताते हो कि ये इतना टैक्स तो मैंने पहले ही दिया हुआ है इस जगह पे, ये $500 $600, तो वो टैक्स जो है आपका माइनस हो जाता है, फिर आपको $400 देना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 20% आप रजिस्टर कराएंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं, अगर 7.5% में करवाएंगे तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये भी ऑप्शन आपके पास 7.5 और 20% वाली 85,000 से जब आप क्रॉस करते हैं और फिर 2,25,000 पाउंड तक
इस रेंज के दरमियान में आपकी सेल अगर रहती है ना, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, 7.5 में रजिस्टर करवा लें या 20 में रजिस्टर करवा लें। और जब आपकी जो सेल इतना ब्रांड आपका ग्रो कर जाता है, इतनी ज़्यादा सेल आ जाती है, आपको ईयरली 2,25,000 जो पाउंड से भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी आपकी जो सेल है वो इंक्रीज़ कर जाती है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होती है 20% वाली, फिर आपको 20% वाला ही करवाना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको यूके के अंदर जो है ये आपको मैंने आइडिया दे दिया, ताकि आप जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर जा रहे हैं तो आप ये चीज़ें चेक कर सकें। तो अब मैं अज्यूम करता हूँ कि अभी मैंने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया और मेरी जो कंपनी है वो इधर ही फॉर्मेशन हुई है, मुझे इनिशियली कोई भी वैड नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि मैंने तो लॉन्ग टर्म सोचना है ना, इसको 7.5% जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, 7.5 जो है मुझे इधर वैट पड़ रहा है। ठीक है, बेशक इनिशियली जो है मुझे वैट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में मेरी 85,000 पाउंड से जो सालाना जो है वो कम होगी, तो इनिशियल मुझे नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर भी जो अपने आप को सेफ रखने के लिए 7.5% जो है वैट है वो मैं ले रहा हूँ। कि मुझे 7.5% किसका, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय किया 7.5%। ठीक है, ये वैल्यू जो आई है ये मुझे 1.4 जो पाउंड है, क्योंकि यूके में पाउंड चलता है, तो पाउंड जो है वो मुझे पड़ेगा वैट 7.5%। मेरी 2,25,000 पाउंड से इंक्रीज़ कर जाती है, तो इधर मैंने 7.5 की जगह 20% लिखना। अब मैंने क्या किया, टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट उसी तरह ही ये वही होती है, इन दोनों को मैंने प्लस किया। फिर लैंडिंग कॉस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे वही पड़ रही है, लैंडिंग कॉस्ट 5.25 भी पड़ रही है। और फिर मार्जिन्स कैसे निकालने हैं, वही सेलिंग प्राइस माइनस या फुलफिलमेंट कॉस्ट प्लस वैट, ठीक है, प्लस लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों को प्लस किया और माइनस किया सेलिंग प्राइस से किया, तो ये 4.3। देखें, वैट के शामिल होने से सेम सारी चीज़ें, बस वैट शामिल हुआ है तो मेरा मार्जिन भी देखें कम हो गया। तो ये मैं चेक करता हूँ मुझे मार्जिन कितना बन रहा है, मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, एंटर, और इसको मैंने 22%। ठीक है, वैट शामिल करके। तो मैंने आपको कहा था कि आपने 30% से किसी भी सिचुएशन के अंदर नीचे नहीं जाना। तो अब आपको पता चल गया कि यूएसए में आपकी जो टारगेट प्राइस थी वो कुछ और थी, यूके के अंदर आपकी टारगेट प्राइस कुछ और होगी। तो अब ये यूके की मेरी टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए, मैं ज़ूम जल्दी से कर लेता हूँ। 3.3 थी यूएसए के लिए। अच्छा, ये 24 अभी भी बन रहा है, जो है 2.5 करता हूँ। अभी भी 27 है। अच्छा, मैं इसको, ये 2.5 है, इसको मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब चेक करता हूँ कि क्या मार्जिन है, अभी भी 2.9 है जी। मैंने किया कि ये भी थोड़ी सी कम होगी, 1.6। हाँ, अब ये देखें, ये जो है 3, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो हमने यूएसए में चेक कर लिया था। मेरी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो टारगेट प्राइस जो है मिनिमम क्या होनी चाहिए। इधर यूके में मेरी मिनिमम क्या है कि सेम प्रोडक्ट के लिए 3.71 कि यूके के लिए अगर मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ, अगर ये सेम कंडीशन है चीज़ों की, वो आप निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सेम चीज़ें हैं उसके लिए, तो उसके लिए आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो $3.71 है। ये देखें कितना डिफरेंस आ गया मार्केट प्लेस चेंज करने से। तो आपने हर मार्केट प्लेस के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, चीज़ों को A to Z करके बता दिया कि किसी भी किस्म की आपके पास सिचुएशन आ रही है, अब इंशाल्लाह आप इस काबिल हैं। आपको इन टर्म्स का भी पता चल गया जो प्रोफेशनल टर्म यूज़ की जाती हैं, और बहुत ही डिटेल में मैंने एक चीज़ भी आपको बता दी। अब इंशाल्लाह अब जो है इस चीज़ के अंदर कभी मार नहीं खाएंगे, कभी भी इस चीज़ के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली के साथ ये कैलकुलेशन करनी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके साथ ही आप सोर्सिंग स्टार्ट करें और आपको और बैक एंड पे जितनी प्राइस मिली है उसकी कैलकुलेशन करें। आज के जो हमारे लेक्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने सारी क्लियर कर लिए हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं,
हमने जो सप्लायर ने जो हमें कोई भी कॉस्ट दी है, जो डीडीपी प्राइस दी है या लैंडिंग कॉस्ट दी है, जो भी प्राइसेस सप्लायर ने फ्रेट फॉरवर्डर ने हमें दी है, वो हमने कैसे इधर डालनी है और उनके ऊपर हमें कितना मार्जिन आ रहा है वो कैसे चेक करना है, वो भी चेक कर लिया। फिर उसके बाद मैंने टारगेट प्राइस कैसे चेक करनी है किसी भी मार्केट प्लेस के लिए, वो भी हमने चेक कर लिया। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ की जाती है, अमेज़ोन में जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, वो सारी चीज़ों को हमने देख लिया। तो आज का लेक्चर जो था हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन या किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बर वक्त उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। इंशाल्लाह अब आपको मिलते हैं अमेज़ोन के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको अमेज़ोन से रिलेटेड आने वाली जितनी भी मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह अमेज़ोन के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और लेक्चर्स की प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।